आज के इस प्रेरणादायी और संस्कारक्षम आयोजन में उपस्थित सर्वप्रथम भारत सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, इनके मंत्रालय द्वारा आर्थिक सहयोग लेकर हम इस तरह का कार्यक्रम देश की राजधानी में कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्रीमान राकेश अस्थाना जी, पुलिस अगर आर्ट और कल्चर में रुचि रखती है और आर्ट और कल्चर के माध्यम से जो क्रिएटिविटी सृजनात्मक भाव का जो जागृत होता है, उसके प्रति पुलिस विभाग की रुचि देखकर आज हम सब लोग अति प्रसन्न हैं और उनकी भूल पर चर्चा करते हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर आर्ट और कल्चर को लेकर के जो प्रतियोगिताएं और अन्य कार्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं, तो किसी भी प्रसंग को लेकर किया जा रहा है, लेकिन अगर पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा इस तरह का आयोजन प्रारंभ किया गया है और पहली बार प्रारंभ किया गया है, मुझे जानकारी नहीं, अगर पहली बार प्रारंभ किया है तो दिल्ली पुलिस के इस इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। राजा रवि वर्मा के वंशज जनरल सेक्रेटरी किलिमानूर पेरिस ट्रस्ट, जो मुंबई में होने वाले कार्यक्रमों के अंदर भी आते रहे हैं और आज भी वो यहाँ पर हम सबके बीच में उपस्थित हैं, और इसलिए उनके माध्यम से हम प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि वर्मा को ही देख रहे हैं। ऐसे रामा वर्मा जी और चित्रांजलि, ये चित्रांजलि एक नया नाम है जो मेघमंडल संस्थान के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दिया गया है, और इसलिए उस मेघमंडल संस्थान की सचिव सुश्री विमलेश ब्रजपाल जी, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागर पी गुप्ता जी, संजय बेनीवाल जी, और आज के इस अवसर पर जो समय से सफल संचालन कर रही है, कार्यक्रम में अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको कॉम्प्रेस कर रही है, ऐसी संचालन करने वाली ममता टोपड़ा जी, सामने उपस्थित राज्यसभा में कानूनी सदस्य प्रसिद्ध आर्टिस्ट सोनल मान सिंह जी, दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी के प्रमुख श्री पति अनूप अस्थाना जी, कलाकार जो निर्णायक मंडल द्वारा चयनित किए गए हैं, जो सब यहाँ पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर आए हैं, और उनके माध्यम से हम कला को, आर्ट को, राजा रवि वर्मा को याद कर रहे हैं, जिनको सम्मानित किया गया है। ऐसे बेसभी महानुभाव, पुलिस अधिकारीगण, मीडिया के सभी भाई बहन, प्रतियोगिता में भाग लेकर जो वरीयता प्राप्त जिन्होंने की है, मेरे प्यारे बच्चों, और इस किसी भी कार्यक्रम की सफलता में सबसे बड़ा हिस्सा भागीदारी करने वालों का होता है, पार्टिसिपेशन करने वालों का होता है। आप सबकी उपस्थिति, जिसके माध्यम से पूरा हॉल प्रारंभ से लेकर अब तक भरा हुआ है,
कोई गया नहीं, सब आ ही रहे हैं। ऐसे सभी उत्साही उपस्थित भाई हो गए। आज का ये आयोजन 3 विषयों को लेकर के है। 3 धाराएं आज के इस आयोजन में मिल रही हैं और इसलिए इस आयोजन के माध्यम से हम प्रयागराज का अनुभव कर रहे हैं, या 3 धाराओं का संगम होता है। एक तो चित्रांजलि, राजा रवि वर्मा का 174 की जन्म जयंती जो 29 अप्रैल को थी, तभी से इस कार्यक्रम के आयोजन के प्रयास चले और कई कारणों से आगे बढ़ता गया। लेकिन कोई भी कार्यक्रम जब सहयोग होता है, सारे सूत्र जब एक साथ मिल जाते हैं, तभी संभव होता है। और आज हम राजा रवि वर्मा की 174 की जन्म जयंती उत्साह के साथ मना रहे हैं। ये पहला विषय है। दूसरा विषय, जैसा देश में आजादी हमको मिली, हम 75 सफल वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, इसलिए उसका अमृत महोत्सव है। और बड़े खुशी की बात है कि ये वर्ष दिल्ली पुलिस की स्थापना का भी 75वां वर्ष है, ट्रेड ड्यूटी, उसका भी अमृत महोत्सव है। ऐसे तीनों विषयों को लेकर के, तीनों आयोजनों का संगम लेकर के ये बृहद कार्यक्रम यहाँ पर हम सबके सामने है। तीनों कार्यक्रमों के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से कहा है, लेकिन जहां तक पहला कार्यक्रम जो चित्रांजलि है, कलाकार सम्मान समारोह है, ये वास्तव में मेघमंडल संस्थान द्वारा 2017 से शुरू हुआ है और इसी तरह के 4 कार्यक्रम देश की आर्थिक राजधानी, फिल्मी दुनिया की राजधानी, कलाकारों की राजधानी मुंबई के अंदर 4 कार्यक्रम इस प्रकार के संपन्न हुए। और आज दिल्ली की जो देश की राजधानी है, और राजधानी में किसी कार्यक्रम का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए मेघमंडल संस्थान का उनकी सेक्रेटरी सुश्री विमलेश ब्रिजपाल का यह बहुत बड़ा सपना था कि चित्रांजलि का एक कार्यक्रम देश की राजधानी में होना चाहिए। उनकी बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं उनकी इच्छा को देख करके कहता था कि वो देश की राजधानी है, वह राजनीतिक जागरूकता ज्यादा है और आप कैसे कार्यक्रम सफल करवाएंगे ये देखना है। लेकिन उनका प्रयास आज सफल हो रहा है। 174वीं जन्म जयंती के दिन देश की राजधानी से राजा रवि वर्मा के बारे में संतोष संदेश सर्वत्र देश में जा रहा है। और इस प्रयास में सफलता प्राप्त करने के लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्रीमान राकेश अस्थाना जी ने पूर्ण मनोयोग से सहयोग दिया। आर्थिक सहयोग की दृष्टि से यहाँ के केंद्रीय कल्चर एंड आर्ट मिनिस्ट्री ने और सहयोग दिया है। और हम जानते हैं कि राजा रवि वर्मा को जब ये कार्यक्रम पहली बार मुंबई के अंदर शुरू हुआ था और मुझे राजा रवि वर्मा के बारे में जब बताया गया, तो मुझे भी राजा रवि वर्मा के बारे में जानने के लिए गूगल का सहारा लेना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि राजा रवि वर्मा कला के क्षेत्र में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अपने देश के वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत और महाभारत ही नहीं, महापुरुष भी, बड़े बड़े संत भी, जिनके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, उनको आकार के रूप में हमने नहीं देखा था। उनके बारे में जानते जरूर थे, लेकिन उनके आकार के रूप में नहीं देखा था। तो निराकार को आकार के रूप में हम सबके सामने उपस्थित करने वाले राजा रवि वर्मा थे। और इसलिए ऐसे राजा रवि वर्मा, उनके बारे में सब जाने, कलाकार क्षेत्र के लोग, कलाकार क्षेत्र के जानते होंगे, लेकिन आम जनमानस को भी उनका संदेश जाए ये कितना जरूरी था। और उनके द्वारा किया हुआ काम
अपने देश और राष्ट्र के प्रति आस्था के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार चीन के संत कन्फ्यूशियस से उनके शिष्यों ने पूछा था कि गुरुजी ने एक राष्ट्र के लिए कम से कम कितनी चीजों की जरूरत है, कम से कम कितनी चीजों की जरूरत है। तो संत कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को कहा था कि एक राष्ट्र के लिए कम से कम 4 चीजों की जरूरत है। एक तो सेना होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर की रक्षा करना, दूसरा कोई राष्ट्र अगर आक्रमण करता है तो उससे रक्षा करना, ये सेना होना इसके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए सेना होनी चाहिए। और देश के अंदर अमन चैन रहे, सब सुरक्षित अनुभव करें, सारी सुविधाएं उनको प्राप्त हो, कोई विपदा न आए, और इसलिए आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस होनी चाहिए। और तीसरा, अपने देश की जनता भूखी नहीं मरे, सबका पेट भरता रहे, इसलिए अन्न होना चाहिए। और चौथी चीज जो संत कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को बताई वो ये थी, एक राष्ट्र के प्रति, उस देश के अंदर रहने वाले लोगों की राष्ट्र के प्रति अटूट आस्था होनी चाहिए। ये देश मेरा। लेकिन विषय उन शिष्यों ने आगे बढ़ाया कि मैंने 4 चीजें पूछी थी, अगर इसमें से कोई एक कम करनी हो तो आप किसको करेंगे? संत ने कहा कि आपने कम से कम बात की थी, तो कम से कम तो जरूरी चीजें ही बताई जाती है, आप इसमें से कम करवा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम प्रायोरिटी तय करना चाहते हैं, इन चारों की प्रायोरिटी क्या होगी ये हम तय करना चाहते हैं, इसलिए कम करना हो तो आप किसको कम करेंगे? तो संत कन्फ्यूशियस ने उनको कहा कि अगर कम करना है तो हम सेना को कम कर देंगे और देश के लोगों को कहेंगे कि स्वयं प्रशिक्षित होकर के राष्ट्र की रक्षा करो। जिसने आज रूस के आक्रमण का सामना करने के लिए यूक्रेन की जनता तैयार है, तो इस तरह से लोगों को कहेंगे कि आप स्वयं अपनी रक्षा करिए। इन 3 में से भी अगर किसी को कम करना हो तब फिर किसको कम करेंगे? संत ने उनको कहा कि अगर फिर कम करना है तो पुलिस को कम कर देंगे और लोगों को कहेंगे कि स्वयं सद्व्यवहार से, आपसी प्रेम से, सहयोग से रहिए, एक दूसरे से विवाद मत करिए, झगड़ा मत करिए। लोगों को आग्रह करेंगे और फिर पुलिस को कम कर देंगे। अब 2 चीजें बच जाती हैं, अन्न और आस्था। शिष्यों ने पूछा कि अब 2 में से आप किसको कम करेंगे? संत ने गुस्से में आकर के कहा कि हम जनता को कहेंगे कि भूखों मर जाओ लेकिन देश की आस्था मत छोड़ो। और इसलिए मुझे लगता है कि देश के प्रति आज आस्था, जिन आध्यात्मिक महापुरुषों के माध्यम से जानी जाती है, जिनके कारण हमारे मन में आस्था जगती है, उनको साकार रूप में हमारे सामने उपस्थित करने वाले राजा रवि वर्मा का कितना महत्व है ये हमको समझने की जरूरत है। राजा रवि वर्मा का महत्व स्वामी विवेकानंद ने समझा। 1893 में जब धर्मसभा में गए, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, तो स्वामी विवेकानंद ने उस समय राजा रवि वर्मा को याद किया। तो उनका जन्म 1848 में हुआ था। राजा रवि वर्मा विवेकानंद से उम्र में बड़े थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जन्म तो 1863 में हुआ। लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट और रिलीजन में गए तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने राजा वर्मा को याद किया, उनके बनाए हुए चित्रों की प्रदर्शनी शिकागो में लगवाई और वहां के लोगों को आग्रह किया कि जरा प्रदर्शनी जाकर के देखो। यानी स्वामी विवेकानंद उस पार्लियामेंट और रिलीजन में जो पूरे विश्व को वास्तव में धर्म की व्याख्या समझाने गए थे, जो वेदांत को समझाने गए थे, उस वेदांत को साकार रूप से लोग देख सके, उसके लिए स्वामी विवेकानंद ने राजा रवि वर्मा के चित्रों का सहारा लिया। तो जिसको महत्व स्वामी विवेकानंद ने दिया, आज के समय में जब भारतवर्ष जाग रहा है, उसका उदय हो रहा है, नए स्वरूप को प्राप्त कर रहा है, ऐसे अवसर पर राजा रवि वर्मा को याद करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है ऐसे राजा रवि वर्मा को जन जन तक पहुंचाने का काम जो मेघमंडल संस्थान ने 2017 से शुरू किया है और आज वो राजधानी में भी सफलतापूर्वक पुलिस के सहयोग से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, आजादी के महोत्सव का सवाल आता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
यहाँ पर बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात आप सबसे कहूंगा कि जिस प्रकार से चित्रांजलि है, उसी प्रकार से एक शब्द और याद करिए, गीतांजलि। ये गीतांजलि कविताओं का समूह है, गीतों का समूह है, और इसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठाकुर रविन्द्रनाथ। रविन्द्रनाथ का जन्म 1861 में हुआ था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब 53 कविताएं लिखी जो गीतांजलि में, जैसे चित्रांजलि में चित्रों का समूह है, गीतांजलि में गीतों का समूह है। उन 53 कविताओं में से एक कविता ऐसी है जो 35 नंबर की है, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, और रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी इस कविता के माध्यम से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। और गीतांजलि के अंदर जो एक कविता, उसको जरा आप याद करिए। आजादी के महोत्सव में हमको करना क्या है, संकल्प किस बात का लेना है, कैसा भारत हमको बनाना है, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर बहुत पहले लिखे, और इसलिए उनकी कविता जिसको हम गीतांजलि के नाम से जानते हैं, वो इस प्रकार शुरू होती है, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, आजादी के उस स्वर्ग में, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, भगवान को प्रार्थना करते हैं, माय फादर लेट माय कंट्री अवे, देयर माइंड इज विदाउट फियर। आप जरा कल्पना करिए कि आज देश में जन जन के मरने से डर निकालना कितना जरूरी है। रविन्द्रनाथ टैगोर उसी समय आजादी का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, देयर माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेड हाई। ये स्वाभिमान की पराकाष्ठा है। प्रत्येक व्यक्ति, कोई अपने आप को पतित नहीं समझे, कोई अपने आप को निराशित नहीं समझे, कोई व्यक्ति किसी तरह से परेशान होता हुआ न समझे, और स्वाभिमान से हंसता हुआ दिखे। देयर हेड इज हाई, हेड इज हेड हाई, देयर नॉलेज इज फ्री। आप देखिए, आजादी के 75 वर्ष और आगे बढ़ते हुए जिस फ्रीडम की, आजादी की इच्छा उन्होंने गीत के माध्यम से की थी, उसमें आज हमने कितनी प्राप्त की और कितनी प्राप्त कर दी, ये संकल्प लेने की जरूरत। और आगे वो कहते हैं, हियर द वर्ल्ड इज नॉट ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। वो ईश्वर से कंट्री की बात करते हुए दी वर्ल्ड की बात करते हैं। ये भारतवर्ष की संस्कृति है, इसकी उदारता है, विशेषता है कि भारतवर्ष सिर्फ अकेले की बात नहीं करता। अयम निज परो बेटी गणना लम तेज शाम उदार चर्चा नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। ये भारत पूरी वसुधा की चिंता करता है, इसलिए वो कंट्री के माध्यम से वर्ल्ड की बात करते हैं। Here the world is not broken up into fragments by their domestic walls. ये डोमेस्टिक वॉल्स कौन सी है? कास्ट, जाति, रिलीजन, लैंग्वेज, क्लास और जेंडर। आज भी जेंडर में समानता नहीं, आज भी जातीयता को लेकर के कितना खून खराबा होता है। तो ये जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं, जो मैंने यहाँ पर नाम दिए हैं, ये नैरो डोमेस्टिक वॉल्स को देश को फर्क पड़ता है। Where the clear stream of reason has not lost its way into dreary desert sand of dead habit. कितनी पुरानी, कितनी अनूठी, कितनी पुरानी बात है। आप उनके साथ अभी भी झगड़े हुए हैं। हम विश्व के साथ चलना नहीं चाहते, हम आपसी भेदभाव को मिटाना नहीं चाहते। ये डेड हैबिट को हम कब छोड़ेंगे? और आगे वो कहते हैं, फिर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचिंग इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। आप अपने देश में कोई भी काम करें, पूर्णता प्राप्त करो, परफेक्शन में लाओ। और वो कैसे होगा? जब आप टायरलेस स्ट्राइविंग करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। आज हर व्यक्ति सोचता है कि कम से कम रेजिस्टेंस करना पड़े, परिश्रम कम से कम करना पड़े, अधिक से अधिक ज्यादा मिले।
अधिक से अधिक मिलने की संभावना और कम से कम परिश्रम को परफेक्शन कहते हैं। और इसलिए वो आजादी के उस गीत में भगवान से मांग करते हैं स्ट्राइविंग स्ट्रेचिंग एक साथ और आगे जो उन्होंने कहा वो तो कमाल का है। Where the mind is led forward, where the mind is led forward by thee, by God. Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. आपका विचार विशाल होना चाहिए, सबको समाहित करने वाला होना चाहिए, सबको साथ में लेकर के चलने वाला होना चाहिए और उसको कार्य में बदलना चाहिए। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom by Father, let my country be. और जब आजादी का अमृत महोत्सव माना है तो मुझे ऐसा लगता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ ये गीत, लिखी हुई ये कविता, ये वास्तव में हम सबके लिए कील हो गए, सबके लिए, जनता के लिए भी और सरकार के लिए भी और सरकारों के लिए भी, कि जो अपनी इच्छा प्रकट करके गए हैं वो आज हम पूरी नहीं कर पाए और बिना उसकी पूरे किए ये एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं बन सकता। और इसलिए संकल्प लेने की जरूरत है। और इसलिए दूसरा सोपान जो आज के इस आयोजन में आजादी का अमृत महोत्सव है और तीसरा दिल्ली पुलिस की स्थापना के 75 वर्ष, दो अमृत महोत्सव। जरा पुलिस के बारे में जरा विचार करिए, जनमानस के अंदर, समाज के अंदर पुलिस के बारे में कैसी भावना रहती है। लोग कहावत के रूप में कहते हैं कि पुलिस से दोस्ती भी अच्छी नहीं है और दुश्मनी भी अच्छी नहीं है, ये कहते हैं। क्या मतलब है इसका? यानी पुलिस से दोस्ती भी मत करिए लेकिन पुलिस से दुश्मनी भी मत करिए। मैंने दुश्मनी मत करिए तो मतलब पास जाना पड़ेगा और दोस्ती करना है तो भी पास जाना पड़ेगा। लेकिन सामान्यतः तो भावना ऐसी है कि पुलिस से लोग दूर ही रहते हैं। आप जरा कल्पना करो कहीं आपको पुलिस थाने से बुलाना आया है तो आपके ब्लड प्रेशर की क्या हालत होती है। और इसलिए पुलिस सिर्फ दंड के लिए नहीं बनी है, यानी अपने देश के अंदर आजादी के इस समय पुलिस को भी किस तरह की पुलिस होना चाहिए। अब जब देखिए इस बैनर पर क्या लिखा है, शांति, सेवा, न्याय और थानों में लिखा रहता है देशभक्ति और जनसेवा। ये हमारे गाइडिंग एलिमेंट्स हैं, पथ प्रदर्शक तत्व हैं। बहुत वर्ष पहले मैंने एक दिल्ली की घटना सुनी थी कि एक विदेश का एक पेयर यहाँ पर आया था, घूमने के लिए आया हुआ, किसी काम के लिए आया हुआ, तो टैक्सी में बैठा, टैक्सी यानी जो टू सीटर होती है उसमें बैठा हुआ। जब वो उतर गया तो जो टैक्सी ड्राइवर था उससे उसका झगड़ा शुरू हुआ पैसे के लेन देन को लेकर। टैक्सी ड्राइवर का व्यवहार जो है ठीक नहीं था स्कूटर वाले का। जब झगड़ा होता हुआ देखा तो उस दंपत्ति के जो पुरुष था उसको ध्यान में आया किसी की मदद लेनी चाहिए, तो उसको ये पुलिस दिखी वहां, वो पुलिस के पास गया, पुलिस को निवेदन कर रहा था लेकिन पुलिस सुन नहीं रही थी, तो इसने कहीं पुलिस का कंधा पकड़ लिया, कपड़ा छू लिया। अब जरा कल्पना करो वो पुलिस का अगर आप कपड़ा पकड़ेंगे तो क्या होगा। कपड़ा पकड़ते ही पुलिस वाले को गुस्सा आ गया, उन्हें चाटा मार दिया। अब उसका चाटा मारते हुए दूसरे जो पुलिस वाले थे उन्हें सोचा कि बदतमीजी की हो तो उन्हें भी मारना शुरू कर दिया। और परिणाम ये हुआ कि वो टैक्सी ड्राइवर के झगड़े के बाद तो सीधा हॉस्पिटल गया। एम्बेसी वाले गए और जाकर के पूछा तो उससे पूछा बात क्या थी, उन्होंने सोचा उनको परिवार जर्मनी का था कि जर्मनी के अंदर तो पुलिस के पास ज्यादा दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं, आपकी कठिनाई को दूर करते हैं, और इस भाव से हम उनके पास गए थे, लेकिन उन्होंने तो अब हमारे साथ मारपीट कर दी। अब मैं ये नहीं कहता कि पुलिस सब जगह करती हो, लेकिन ये उदाहरण ऐसा है कि ये पुलिस के लिए शोभाजनक तो नहीं।
और इसलिए अमृत महोत्सव के माध्यम से दिल्ली पुलिस के अंदर भी वास्तव में पुलिस का जो रोल है वो क्रिएटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, संस्कारों के माध्यम से लोगों में परिवर्तन करने का होना चाहिए। और सबसे बड़ा काम पुलिस का ये है कि समाज के अंदर आप लोगों को इतना प्रशिक्षित कर दो, इतना संस्कारित कर दो कम्युनिकेशन के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के आयोजनों के माध्यम से, तो उनके मन में अपराध की वृत्ति खत्म हो जाए। और अगर अपराध की वृत्ति खत्म होती है तो फिर आपका काम तो वैसे ही सरल हो जाए। और फिर आज अगर आपसे पूछे कि आप अच्छा गांव किसको कहेंगे, तो आप कभी भी प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर ये आएगा कि अच्छा गांव वो है जिस गांव के अंदर कोई आदमी गरीब नहीं है, कोई झगड़ा नहीं होता, गांव वालों के पास हर एक के पास मकान है, मकान में बिजली है, पानी मिलता है, और गांव इतना स्वावलंबी है, गांव वालों को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना। सामान्यतः यही बातें बताई जाएंगी, लेकिन पुलिस के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा गांव वो है जिस गांव के अंदर थाना तो है, थानेदार भी है, लेकिन वो पुलिस और थानेदार थाने में हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहते हैं। गांव वाला कोई शिकायत करने नहीं आता कि हमको ये पड़े। अच्छा गांव होगा। और इसलिए अच्छा गांव बनाने का जो संकल्प है, जो भावात्मक संकल्प है, महात्मा गांधी का जो सपना है स्वावलंबी गांव का, वो अगर आपको प्राप्त करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का रोल इसमें बहुत बड़ा होना चाहिए। और इसलिए अभी मैंने जो दिल्ली पुलिस के बारे में जो सुना, मैंने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन स्वाभाविक रूप से उनके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्रिएटिविटी पैदा करना, बच्चों को में इस प्रकार की पेंटिंग की आदत डालना। कोई बच्चा जब पेंटिंग करता है तो भाव उसके बुद्धि में आता है, और बुद्धि को जब वो उतारता है तो उसकी भावनाएं संस्कारित होती है और अपराध की वृत्ति कम होती है। और इसलिए इसमें से सही शिक्षा वो है कि जिस आदमी के जिस मनुष्य के 3H का मतलब है हेड, हैंड और हार्ट, ये तीनों का समन्वय हो। जो आप हाथ से करते हैं वो ही बुद्धि से सोचते हैं, और जो आप बुद्धि से सोचते हैं वही आप हार्ट के अंदर सोचते हैं, वही आपकी आत्मा की आवाज है। और कल्पना करो जिस व्यक्ति का 3H, हेड, हार्ट और हैंड, ये तीनों का समन्वय हो जाए तो फिर उस आदमी का द्वंद्व नहीं होगा, कोई आदमी अपराध भी नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि आर्ट एंड कल्चर एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है जिससे व्यक्ति को संस्कार दिया जाए। शिक्षा से प्रेम करने वाले लोग अगर यहाँ उपस्थित हों तो महात्मा गांधी ने शिक्षा पद्धति के लिए 3H की बात की कि शिक्षा का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो 3H है वो एक सा होना चाहिए, जिसको जयशंकर प्रसाद ने कहा था, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा कैसे पूरी हो मन की। ज्ञान का क्रिया से कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर मन की इच्छा, आपके अंतःकरण की इच्छा कैसे पूरी होगी। और आज वो कहते हैं एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 3H का समन्वय नहीं। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आर्ट एंड कल्चर, साहित्य, संगीत, चित्रकला, यहाँ तक कि रंगोली, ये ऐसे साधन है जिनके माध्यम से व्यक्ति के 3H का समन्वय होता है। और इस 3H को समन्वय को लेकर दिल्ली पुलिस जिस तरह का यहाँ पर काम कर रही है ये एकदम प्रशंसनीय है। आप सब यहाँ पर आए और तीनों कार्यक्रमों के समन्वय के अंदर एक उत्साह के साथ आपने भाग लिया है। और मैं सोचता हूँ कि राजा रवि वर्मा जिनका महत्व विवेकानंद ने समझा, अपनी सरकार भी उनके महत्व को समझेगी। और जरीब रामा वर्मा ने जो अपनी इच्छा प्रकट की है उसको पूरा करने के लिए अपनी सरकार भी प्रयास करेगी। एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि राजा रवि वर्मा एक केरल के थे, त्रावणकोर के परिवार, राजा के परिवार के चित्र बनाए, उन्होंने परिवार का सदस्य मान लिया, राजा की उपाधि में मिल गई। वो गायकवाड़ स्टेट में जाकर उन्होंने चित्र बनाए, मैसूर के राजा के चित्र बनाए। और 1893 के पश्चात उन्होंने उनको सुझाव दिया गया कि आप मुंबई में जाइए, कलाकारों की नगरी तो वो है। और मुंबई में जाकर के उन्होंने प्रेस खोली
प्रेस में भूमूराज गोविंद फाल्के नाम का एक व्यक्ति उनको सहयोगी मिला। उन्होंने उनको पैसे दिए कि राजा हरिश्चंद्र की फिल्म उसी व्यक्ति के माध्यम से आई और आज उस भूमूराव गोविंद फाल्के को हम दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं और सिनेमा जगत के अंदर दादा साहब फाल्के का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार और इसलिए राजा रवि वर्मा की ये 174वीं जन्म जयंती चित्रांजलि इसको बना करके सारी बातों को याद करें और जैसे चित्रांजलि है वैसे गीतांजलि को याद करते हुए आजादी का जो 75वां महोत्सव है उसको हम मना करके अपने देश के प्रति अपनी उदारता अपनी भक्ति करें। आपने इतनी देर तक मुझे सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कप्तान सिंह सोलंकी जी आपके मार्गदर्शक शब्दों के लिए 30 मिनट का पाँच। और अब हम ज्यूरी सदस्यों तथा कुछ अन्य विशिष्ट मेहमानों को सम्मानित करेंगे और